वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीएल के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल एक बार पुनः फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रकाश संश्लेषण के जो प्रारंभिक प्रयोग हैं उनको डिस्कस कर लिया था। उन प्रारंभिक प्रयोगों से हमें क्या जानकारी मिली? हमें पता चला है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 व जल के अणु भाग लेते हैं। हमें पता चला है कि ये जो अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। हमें पता चला कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें पादप के हरे भागों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें अंतिम प्रयोग जो रूबेन, कॉमेन व हासिद का था उसने सिद्ध करके दिया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो जल के अणु से आती है, ना कि CO2 से। यहां तक की कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश संश्लेषण कहां पर संपन्न होता है। तो यदि हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की तो सबसे पहले हमारा जो आंसर है वो आएगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण प्लांट्स में होता है, पादपों में होता है। और थोड़े से आगे जाएंगे तब हम आंसर देंगे कि भाई प्लांट्स में तो होता है लेकिन प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है, जो पादप के हरे भाग हैं उनमें होता है। फिर हरे भागों में भी हम थोड़े से और आगे की तरफ इस चीज को ले जाएंगे तो मेनली ये लीव्स में या पत्तियों में होता है। पत्ती की संरचना हम सभी लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो पत्ती की संरचना में बेटा एक होती है अपर एपिडर्मिस, दूसरी होती है लोअर एपिडर्मिस। बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है मीजोफिल सेल। तो याद रखना जो फोटोसिंथेसिस है वो पादपों के हरे भाग मुख्यतः पत्ती व पत्ती में भी कहा, पत्ती में भी पाया जाता है मीजोफिल सेल में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो अल्टीमेट साइट है वो मीजोफिल सेल। अब बात करें यहां पर मीजोफिल सेल की, वैसे ये मैंने एक मीजोफिल सेल बनाई। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो या तो इस मीजोफिल सेल के इस तरह से वॉल के पैरेलल होता है या फिर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो इस मीजोफिल सेल की जो वॉल है इस वॉल के परपेंडिकुलर होगा। बट किस समय ये पैरेलल और किस समय ये परपेंडिकुलर होगा इस पर बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। पहले परपेंडिकुलर और पैरेलल समझने से पहले एक लाइन ये भी याद करें कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो हमारी मीजोफिल सेल की जो दीवार है उसकी भित्ति के साथ संलग्न रहता है या भित्ति के साथ में वहीं पर पाया जाता है। इससे उसे क्या हो, इष्टतम मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में सनलाइट प्राप्त हो सके। अब मान लेते हैं कि लो लाइट इंटेंसिटीज हैं, प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या है, बहुत कम है। ऐसी तीव्रता में यदि आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराना है तब यहां पर हमें इस क्लोरोप्लास्ट को अरेंज करना होगा पैरेलल। मतलब यहां पर समानांतर व्यवस्था में जब वो रहेगा तब जाके ही मैक्सिमम सनलाइट जो है वो इस क्लोरोप्लास्ट को मिलेगा। भाई लो लाइट इंटेंसिटी थी तो मैक्सिमम सनलाइट चाहिए, इसलिए हमने समानांतर कर दिया। बट यदि हाई लाइट इंटेंसिटी है और आपने क्लोरोप्लास्ट को समानांतर कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो बहुत सारा सनलाइट जब उसके ऊपर गिरेगा तब क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्रकाश ऑक्सीकरण हो जाएगा। प्रकाश ऑक्सीकरण ना हो पाए इसलिए हाई लाइट इंटेंसिटी में हम इस क्लोरोप्लास्ट को लंबवत अवस्था में जमा कर रखते हैं, उसे हम लंबवत या परपेंडिकुलर अवस्था में जमा कर रखेंगे। जैसे यहां देखें, ये हो गई हमारे पास में वॉल ऑफ मीजोफिल सेल, ये है क्लोरोप्लास्ट। यदि ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से पैरेलल रखा है यानी यहां हर एक पॉइंट पर सनलाइट मिलेगा। बट ऐसी ऐसा हम कब करेंगे, जब सनलाइट की इंटेंसिटी कम होगी, लो लाइट इंटेंसिटीज होंगी। बट यदि हाई लाइट इंटेंसिटी है, आपने पैरेलल जमा दिया, हर एक पॉइंट पर हाई लाइट इंटेंसिटी आएगी, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका हो जाएगा फोटो ऑक्सीडेशन। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जमा देंगे परपेंडिकुलर, और जैसे ही परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में इसको रखेंगे फिर यहां पर सनलाइट आएगा।
दिखाई दे रहा है सभी को। यहाँ पर सनलाइट आएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रांसमिशन करेगा, जिसपे हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया। यहां से यदि हम थोड़े से और आगे चलें तो अब हम यहीं पर समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। बेटा क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीजें होती हैं। एक प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन सिस्टम, या जिसे हिंदी में बोलेंगे झिल्ली तंत्र, और दूसरा इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है लिक्विड या तरल, और इसका जो लिक्विड है उसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं या स्ट्रोमा कहते हैं। बेटा जो झिल्ली तंत्र है ना, इस झिल्ली तंत्र में एक तो क्या आ जाएगी हमारी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बट मेनली झिल्ली तंत्र में हम शामिल करते हैं इस प्रकार के सिक्के को। ये जो एक सिक्का है, ये संरचना मैंने ऑलरेडी सेल बायोलॉजी में भी आपको पढ़ाई थी, बट एक बार पुनः यहां देख लें। इस प्रकार का जो एक सिक्का है इसे कहते हैं थाइलेकॉइड। यदि इस तरह की व्यवस्था बन जाए, 1 2 3 ऐसे ये थाइलेकॉइड आपस में ढेरी बना लें, तब इसे बोलते हैं ग्रेनम, है ना। ये जो पूरा एक है, एक जो ढेरी है इसे बोलेंगे ग्रेनम, और इसे एक ढेरी के सिक्के को बोलेंगे ग्रेनल थाइलेकॉइड। ऐसे ही ये एक और ढेरी आ गई, ये भी ग्रेनम है, और इन ग्रेनम को जोड़ने के लिए इंटर ग्रेनल थाइलेकॉइड या जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड मौजूद होते हैं, है ना। यहां पर क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है इसके लिए एक लाइन याद रखें, एनसीईआरटी ने लिखा भी है आगे कि क्लोरोप्लास्ट की संरचनाओं में सुस्पष्ट समविभाजन पाया जाता है। समविभाजन को इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कार्यों का बंटवारा, कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी भी रिएक्शंस होनी है, जैसे एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में भी चक्रीय और अचक्रीय, तो कौन सी संरचना में कौन सा कार्य होगा इसका सुस्पष्ट विभाजन क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जैसे जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया है, बेटा ये संपन्न होती है मेम्ब्रेन सिस्टम पर, झिल्ली तंत्र पर, जिसमें स्ट्रोमा लेमिली, ग्रेना लेमिली ये आते हैं। जबकि एक होती है डार्क रिएक्शन, ये संपन्न होती है लिक्विड के अंदर या जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि जो लाइट रिएक्शन है वो लिक्विड में हो जाए, डार्क रिएक्शन मेम्ब्रेन सिस्टम पर हो जाए, मतलब जिसको जो कार्य दिया है वो उसी कार्य को संपन्न करेगा। इसी को कहा जाता है सुस्पष्ट सम विभाजन। यहां से थोड़े से और आगे चलें तो अब जो हमारी कहानी है, ठीक है ना, उसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा ये जो डायग्राम यहां दे दिए हैं, है ना, ये डायग्राम थोड़े से आगे वाले टॉपिक के हैं, वहां जाकर मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। तो पहले तो अपन सीख लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, या जिसको प्रकाश अभिक्रिया कहा जाता है। बेटा प्रकाश अभिक्रिया के दौरान एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा, है ना। जस्ट आगे एक बार और दे रखा है डेप्थ में, बट उसको यही सीखते हैं। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा। देन सेकंड होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो पानी के अणु है, जल के अणु है, उनको तोड़ा जाएगा। देन ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है, एंड फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड। और ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड है इसमें आता है एटीपी एंड NADPH। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा भाई लाइट रिएक्शन में, जो प्रकाश अभिक्रिया है, एक पॉइंट हमने पहले सीख लिया कि प्रकाश अभिक्रिया जो है ये संपन्न होती है मेम्ब्रेन सिस्टम पर या झिल्ली तंत्र पर। इस प्रकाश अभिक्रिया के दौरान एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा,
सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा। उस अवशोषण के द्वारा उसकी एनर्जी का उपयोग करके फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, जल के अणुओं को तोड़ा जाएगा। जल के अणु टूटने पर ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ना। और इसी दौरान अब होगा फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी एंड एनएडीपीएच। बेटा ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है ना, इनको कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर या इनको कहा जाता है स्वांगीकरण की क्षमता, ठीक है ना। स्वांगीकरण की क्षमता बोलने का मीनिंग ये है कि ये जो एटीपी है, ये जो एनएडीपीएच है, ये आगे चल के डार्क रिएक्शन की हेल्प से हमें ग्लूकोज का सिंथेसिस करके देंगे, संश्लेषण करके देंगे। इसमें सिर्फ जो एनएडीपीएच है, इसे एस्टिमुलेटरी पावर के साथ साथ रिड्यूसिंग पावर भी कहा जाता है। एक बार फिर से याद रखें, जो हमारा लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है वो कहां पर होगी? मेम्ब्रेन सिस्टम पर। इसके दौरान क्या होना है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकंड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। फोर्थ पर फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी कंपाउंड्स का। ये है लाइट रिएक्शन। सेकंड नंबर पे जो आती है वो है हमारे पास में डार्क रिएक्शन, या जिसे कहते हैं अंधकार अभिक्रिया। बेटा ये जो अंधकार अभिक्रिया है इसको एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये होती है स्ट्रोमा में, मींस ये होती है लिक्विड में। इस रिएक्शन में होना क्या है? इस रिएक्शन में हम CO2 को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज आगे स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। बट CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एटीपी एंड NADPH, जो कि उत्पाद है हमारे लाइट रिएक्शन के। तो अब एक बार इनके नामों का मतलब समझ लेते हैं। लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पूरी तरह से सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंधकार अभिक्रिया क्या सिर्फ अंधेरे में होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंधकार अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है ना। बट फिर भी इसे अंधकार अभिक्रिया केवल क्यों कहा? जिससे हम इसे प्रकाश अभिक्रिया से अलग दर्शा सकें। अंधकार अभिक्रिया का मतलब ये मत सोच लेना ये केवल और केवल अंधेरे में संपन्न होती है। ये सूर्य के प्रकाश में भी हो सकती है और अंधकार में भी हो सकती है। इसके लिए केवल और केवल हमें चाहिए कि एटीपी व NADPH जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा डार्क रिएक्शन इज द एंजाइमेटिक रिएक्शन जो स्ट्रोमा में हो रही है, जिसमें CO2 पर अप्लाई हम करेंगे एटीपी एंड NADPH को और ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। देन ग्लूकोज से बनेगा स्टार्च जो कि एक संग्रहित खाद्य पदार्थ है। तो इस तरह से दो रिएक्शन हमने यहां समझी। और थोड़े से आगे यदि हम चलेंगे तो यहां हमें समझना है प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस है। इसमें यदि हम बात करें पिगमेंट की, वर्णकों की बात करें, बेटा दो प्रकार के वर्णक है। एक है हमारे पास में क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल है ये भी दो टाइप का है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। दूसरे हैं हमारे पास में कैरोटीनॉइड, और कैरोटीनॉइड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है कैरोटी और दूसरे का नाम है ज़ैंथोफिल। मतलब जो पादप में रंग पाए जाते हैं, चाहे वो हरा रंग हो पादप के किसी भाग का, या वो रंग लाल हो, वो रंग पीला हो, वो कोई भी रंग हो, वो किसी एक वर्णक पर निर्भर नहीं करता। वो वर्णकों के समूह पर निर्भर करता है, वो बहुत सारे वर्णकों पर निर्भर करता है। इसीलिए हर पादप की हरी पत्तियों का हरा रंग समान नहीं होता, है ना। तो याद रखें
पिगमेंट कितने हैं यहाँ पर? दो प्रकार के, एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड। चूंकि इन चारों पर क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इन पर ही कलर डिपेंड करेगा, इसलिए हर एक पादप की हरी पत्तियों का हरा रंग आपस में समान नहीं होता। भाई किसी में क्लोरोफिल बी थोड़ा सा ज्यादा है, किसी में कैरोटीन कम, ज़ैंथोफिल ज्यादा, किसी में ज़ैंथोफिल कम, कैरोटीन ज्यादा। मतलब अलग अलग पादप की हरी पत्तियों के हरे रंग में वर्णक यही रहेंगे, बट इन वर्णकों की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए उनका रंग भी अलग अलग हमें दिखाई देता है। बात करें क्लोरोफिल ए के कलर की, तो इसका जो कलर है वो होता है ब्राइट ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो है इसका कलर होता है बेटा येलो ग्रीन। कैरोटीन जो है इसका कलर होता है येलो ऑरेंज, और जो ज़ैंथोफिल है इसका कलर होता है येलो। इन सभी वर्णकों को हम चाहें तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उस पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम इन सभी वर्णकों को पृथक कर सकते हैं, इन सभी को अलग अलग हम कर सकते हैं। इन वर्णकों का काम जो है वो है प्रकाश को अवशोषित करना, उसकी ऊर्जा को एटीपी व एनएडीपीएच में बदलना। अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब अवशोषण वर्णक्रम, किसका अवशोषण कम, किसका अवशोषण ज्यादा। तो चाहे क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, दोनों ही ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, ठीक है। और बात करें एक्शन की, तो भाई एक्शन जब बात करेंगे हम, एक्शन स्पेक्ट्रा की जब बात करेंगे, तो एक्शन जो है वो ज्यादा होती है रेड लाइट में, और ब्लू लाइट में जो एक्शन है वो होती है कम। बोले ऐसा क्यों सर, अवशोषण तो ब्लू का ज्यादा हो रहा है। भाई यहां पर जब दोनों ही लाइट को सेम अमाउंट में देंगे, नॉर्मली एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा हो रहा है, ब्लू का, और रेड का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम। यदि इसी कंडीशन में जब ब्लू का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, रेड का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, इस कंडीशन में एक्शन देखोगे तब तो ब्लू में ही एक्शन ज्यादा और रेड में एक्शन कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम कभी भी किसी की एक्शन कब देखेंगे, जब दोनों बंदों को सेम अमाउंट दिया जाए, ठीक है। तो सेम अमाउंट देने पर अब कौन एक्शन ज्यादा कर रहा है, वही तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। जैसे आपने आपके घर पर काम करने के लिए दो मजदूरों को बुलाया, अब यदि एक को आपने 1000 रुपए दिए, एक को केवल 100 रुपए दिए, तो निश्चित है 1000 रुपए वाला ज्यादा काम करेगा, 100 रुपए वाला कम काम करेगा। बट अब एक काम करें, दोनों को 500 रुपए दे दें, दोनों को बराबर अमाउंट दे दें, और अब चेक करें दोनों में से काम ज्यादा करके कौन दे रहा है। उसी को बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रा। जब दिया गया अमाउंट, जब एब्जॉर्ब किया गया लाइट सेम है, उसके बाद ही आप एक्शन को देख सकते हैं। तो जब यहां पर ब्लू और रेड दोनों अमाउंट सेम देंगे, उस समय फिर रेड में एक्शन ज्यादा और ब्लू में एक्शन कम होती है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम इनके ग्राफ को देखें, जो ग्राफ यहां पर बने हुए हैं, ठीक है, ये जो लाइट होता है ये होता है 400 से लेके 500 नैनोमीटर की रेंज में। 400 नैनोमीटर पे ये ब्लू लाइट है, यहां 700 के आसपास रेड लाइट का जोन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ है क्लोरोफिल बी का, ये ग्राफ है क्लोरोफिल ए का, है ना। तो क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल ए, अपन दूसरा कलर यूज करें, यहां ले लेते हैं बेटा। क्लोरोफिल बी जो है ये भी ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करेगा। जो क्लोरोफिल ए है ये भी इंडिविजुअली ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करेगा। लेकिन अब यदि इन दोनों को मिक्स करें, है ना, कि भाई अब ब्लू का कौन ज्यादा करेगा, रेड का कौन ज्यादा करेगा, यदि ये देखें तो यहां पर हमने ले लिया ब्लू लाइट को, इन दोनों ही क्लोरोफिल में क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा और उसकी तुलना में क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करेगा। भाई ये बात ओवरऑल की नहीं हो रही है,
मैं बार बार आपको क्लास में पढ़ाते समय भी समझाया, एक बार फिर बता रहा हूं। ओवरऑल का कंसेप्ट क्या है? कोई भी वर्णक हो, हर एक वर्णक ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करता है। ठीक है, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो। बट अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब दोनों ही ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहे हैं तो इन दोनों में भी ज्यादा कौन कर रहा है? तब हमने देखा कि क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए की तुलना में ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है, जबकि रेड में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की तुलना में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। इसलिए आप यहां पर देखें, जो ब्लू लाइट का जोन है, यहां पर क्लोरोफिल बी जो है वो ऊपर की तरफ है और क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो इससे नीचे, ये ए वाली पीक है और ये बी वाली पीक है। ठीक है, जबकि यहां हम देखें रेड लाइट में, तो रेड लाइट में ए वाली जो पीक है वो ऊपर है और जो बी जो है क्लोरोफिल बी, उसकी जो पीक हमें मिल रही है वो हमें नीचे मिल रही है। ठीक है, अब एक्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में जो एक्शन हो रही है ये उसका ग्राफ है और इन ग्राफ में पूर्णतः परस्पर अतिव्यापन नहीं है, कंप्लीटली ओवरलैपिंग नहीं है कि ये जो लाइन थी बिल्कुल इसी लाइन के जस्ट सामने ही या इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर की तरफ पैरेलल होते हुए अतिव्यापित होते हुए एक्शन नहीं, उससे थोड़ी सी ज्यादा, उससे थोड़े से ऊपर की तरफ क्या हमें मिली? एक्शन मिली। तो ये है एक्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा। यदि हम थोड़े से और आगे चलें तो यहां पर वही सारी कहानी उन्होंने लिखकर दे रखी है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब हमें यहां समझना है कि जो प्रकाश अभिक्रिया है, जो लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन में वास्तव में होता क्या है, उस लाइट रिएक्शन का जो मीनिंग है, उस मीनिंग में कौन कौन से तंत्र या कौन कौन से सिस्टम मौजूद होते हैं। बेटा लाइट रिएक्शन के दौरान, प्रकाश अभिक्रिया के दौरान दो शब्द बहुत ज्यादा आपने सुने होंगे। एक शब्द आपने सुना होगा पिगमेंट सिस्टम, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं। एक और शब्द हम सभी ने सुन रखा है फोटो सिस्टम, इसे भी शॉर्ट फॉर्म में पीएस कहते हैं। और फिर आपने सुन रखा होगा पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड, इसमें भी सुन रखा होगा पीएस फर्स्ट, पीएस सेकेंड। कब हमें इसको पिगमेंट सिस्टम कहना है और कब हमें इसको फोटो सिस्टम कहना है, ये यहां पर हमें समझना होगा, ये यहां पर हमें सीखना होगा। ठीक है, तो बेटा लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। जल का फोटोलिसिस बट कैसे, स्टेप्स याद करें। सबसे पहला है प्रकाश का अवशोषण, नंबर 2 जल का प्रकाश अपघटन, नंबर 3 ऑक्सीजन का इवोल्यूशन या ऑक्सीजन की विमुक्ति, और नंबर 4 उच्च ऊर्जा रसायन एटीपी व एनएडीपीएच का निर्माण। लेकिन इस निर्माण के लिए, एटीपी व एनएडीपीएच के निर्माण के लिए सबसे पहला जो काम है वो काम है हमारे लिए प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करना। और प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? वर्णक करेंगे। बेटा वर्णकों की वो व्यवस्था, वर्णकों का वो अरेंजमेंट जो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो जब तक वो अवशोषित नहीं कर रहा है, जब तक केवल और केवल वो संरचनात्मक रूप में मौजूद है, उसे कहा जाता है पिगमेंट सिस्टम। लेकिन जिस समय वही वर्णक प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके एटीपी व एनएडीपीएच का निर्माण कर देते हैं, तब उसको ही बोलने लगते हैं हम फोटो सिस्टम। मतलब ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, पिगमेंट सिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट, संरचनात्मक भाग है, जबकि जो फोटो सिस्टम है, जबकि जो प्रकाश तंत्र है वो फंक्शनल पार्ट है। इसके दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। बात करें यहां हमारे सिस्टम की, तो इस सिस्टम में 3 चीजें मौजूद होती हैं। एक होता है बेटा सबसे नीचे की तरफ, यहां पर एलएससी या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फिर एक मौजूद रहेगा हमारे पास में रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र। लास्ट में रहेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर या जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन संवाहक। तो इस तरह से हमारे पास में 3 चीजें हैं जिनसे मिलकर ये प्रकाश अभिक्रिया संचालित होने वाली है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या जिसे एलएससी कहते हैं,
नंबर दूसरे पे आएगा रिएक्शन सेंटर, नंबर तीसरे पे आएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर। बेटा ये जो रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए के एक विशिष्ट अणु, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से, एक विशिष्ट अणु से मिलकर बना होता है। जो रिएक्शन सेंटर है ये किससे मिलकर बना है? क्लोरोफिल ए के एक विशिष्ट अणु से मिलकर बना है। एलएससी में क्या है? ऑल टाइप ऑफ क्लोरोफिल बी, सारे जितने भी क्लोरोफिल बी होते हैं वो सभी प्रेजेंट। कैरोटीन, सभी प्रकार के ज़ैंथोफिल, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए, बट माइनस रहेगा एक अणु, और ये एक अणु कौन सा वाला माइनस रहेगा? ये वो अणु होगा जिसने बनाया है रिएक्शन सेंटर। मतलब रिएक्शन सेंटर को बनाने वाला जो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए का अणु होगा, वो एलएससी में हमें मिलने वाला नहीं है। बोले सर ये ऑल टाइप ऑफ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ऑल टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्या क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल भी अलग अलग होते हैं? हाँ भाई, ये अलग अलग होते हैं, और इनमें डिफरेंस होता है इनकी एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ के आधार पर। मतलब ये प्रकाश की किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करेंगे उसके आधार पर इनमें अंतर होता है। मान लेते हैं जैसे एक है हमारा क्लोरोफिल ए, और वो है क्लोरोफिल ए का P700 अणु। तो ये जो क्लोरोफिल ए का P700 अणु है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान 680 नैनोमीटर से ज्यादा, बट 700 नैनोमीटर तक ही जो लैम्डा है इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो चूंकि ये मैक्सिमम रेंज जो है इसकी कहाँ है, मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सबसे बड़ी किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो है 700 नैनोमीटर, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया P700 अणु। ऐसे ही क्लोरोफिल ए का एक अणु है P680 अणु। ये P680 अणु जो है ये 680 नैनोमीटर से कम लैम्डा से लेकर 680 नैनोमीटर तक की जो लैम्डा है बेटा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो कहाँ है लास्ट लिमिट इसकी? 680 नैनोमीटर इसकी क्या है लास्ट लिमिट, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया P680 अणु। तो अलग अलग जो क्लोरोफिल के अणु रहेंगे, क्लोरोफिल ए में भी 50 तरह के 100 तरह के अणु हैं, और वो किस बेसिस पर बने हैं कि वो किस वेवलेंथ को, किस लैम्डा को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर एलएससी हमने लिखा जो सभी प्रकार के क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल से मिलकर बना है, लेकिन क्लोरोफिल ए का एक अणु यहां मौजूद नहीं है। वो कौन सा अणु है? वो अणु है जिसने रिएक्शन सेंटर बनाया। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? जब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक से दूसरे से तीसरे से होते हुए उन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करवाने वाले जो अणु है उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। फिर ये जो एलएससी के अणु है बेटा, इनका काम है हमारे रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल ए को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाना, उसे फोटो ऑक्सीडेशन से सुरक्षित करना। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा का अमाउंट सनलाइट का यदि एक क्लोरोफिल ए के अणु रिएक्शन सेंटर पर गिरा तो उसका तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए उसको सुरक्षा देने के लिए एलएससी है। एलएससी में भी एंटीना मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल होते हैं। इनका काम क्या है? इन एलएससी अणुओं का काम है कि प्रकाश की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना जो उपयोगी है, मतलब उपयोगी लैम्डा को एब्जॉर्ब कर उसे एनहांस करना व उसको रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर कर देना, उसको रिएक्शन सेंटर की ओर स्थानांतरित कर देना। बेटा यहां एक और कंसेप्ट चलता है अनुनादी स्थानांतरण का, बट अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं समझा रहा। थोड़े से और आगे चले तो अब यहां हमें समझना है कि ये जो हमारी प्रकाश अभिक्रिया है इसमें वर्णकों की जो व्यवस्था है वो क्या क्या है। देखें यहां एक होता है फोटो सिस्टम 1,
और एक होता है बेटा फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम कब बोलना है? जब ये फंक्शनल रोल प्ले करेंगे, बट यदि जब तक इनकी संरचना रहेगी तब तक इन्हें बोलना है पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो जो PS1 है बेटा, यदि बात करें रिएक्शन सेंटर की, PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो है हमारा क्लोरोफिल ए का P700 अणु, जबकि इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो है हमारे पास में क्लोरोफिल ए का P680 अणु। तो दो तरह के हमने यहां पर रिएक्शन सेंटर देखे, PS1 और PS2। PS1 में क्या है? क्लोरोफिल ए का P700 अणु, PS2 में क्लोरोफिल ए का P680 अणु। ये किसको एब्जॉर्ब करेंगे? तो जो लैम्डा है यहां, वो लैम्डा है 680 नैनोमीटर से ऊपर, बट अप टू 700 नैनोमीटर। यहां पर क्या रहेगी भाई लैम्डा? यहां पर लैम्डा रहेगी बिलो 680 अप टू 680, मतलब 680 नैनोमीटर के कम से लेकर मैक्सिमम अप टू 680 नैनोमीटर तक की ये लैम्डा रहेगी। यदि इनकी कोई हमसे लोकेशन पूछ ले ये कहां प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है बेटा, उस क्लोरोप्लास्ट में इस तरह की संरचना होती है, मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इस तरह का, सिक्कों की ढेरी और उन सिक्कों की ढेरियों को जोड़ने वाली नली। सिक्कों की जो ढेरी है इसमें जो एक थाइलेकॉइड है उन्हें बोलते हैं ग्रेनल थाइलेकॉइड, बीच वाला जो है वो इंटरग्रेनल या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड है। तो याद रखना जो PS1 है, जो पिगमेंट सिस्टम 1 है, ये ग्रेना थाइलेकॉइड के खुले भागों पर होता है। ये देखें, ये खुला हिस्सा है, ओपन हिस्सा है। जैसे ये मैंने फिंगर्स रखी तो ये हिस्सा ऊपर का क्या है? ओपन है, खुला हुआ है, जबकि ये बीच में ढका हुआ हिस्सा है, ये दो के बीच में आ रहा है। तो ये जो PS1 है ये हमारे ग्रेना थाइलेकॉइड जो हैं इनके खुले भागों पर पाया जाता है। ठीक है, सेम यार यहाँ जो स्ट्रोमा थाइलेकॉइड है उसका तो पूरा हिस्सा ही खुला है, वहां भी हमें देखने को मिलेगा PS1। बट बात करें PS2 की, तो अगेन एक बार हम मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारे पास में क्या आ गया भाई? ये हमारे पास में आ गया झिल्ली तंत्र, या हमारे पास में आ गया मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इस मेम्ब्रेन सिस्टम के जो ढके हिस्से हैं, उन ढके हिस्से पर दो एडजेसेंट जो थाइलेकॉइड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर है, उनके बीच की ये जो जगह है यहां पर, यहां प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ। ठीक है ना, यहां प्रेजेंट होता है PS2। तो PS1 एंड PS2 की लोकेशंस आपको पता चली। यदि हम थोड़े से और आगे चलेंगे तो अब हमें मिलेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन या इनकी सिंगल सिंगल एक्शंस के द्वारा हमें मिलेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो एक होता है बेटा साइक्लिक ETS और एक होता है नॉन साइक्लिक ETS। साइक्लिक ETS की जो प्रोसेस है, इस साइक्लिक ETS में ओनली PS1 पार्टिसिपेट करेगा। इसमें PS1 एंड PS2 दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा जब यहां ओनली PS1 जब पार्टिसिपेट करेगा तो साइक्लिक ETS के दौरान जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है FRS, जिसे बोलते हैं फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये आयरन प्लस सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। जबकि नॉन साइक्लिक के दौरान जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो होता है फियोफाइटिन, जिसकी संरचना पूरी तरह से क्लोरोफिल के समान है। डिफरेंस है तो Mg+2 आयन का। तो ये हो गया हमारा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही। साइक्लिक ETS के दौरान जब एक बार ये चलेगा तो 2 ATP के अणु उत्पन्न होते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक के दौरान एक ATP प्लस 2 NADPH के जो अणु हैं वो यहां पर उत्पन्न होते हैं। और आगे यदि हम चलेंगे तो बेटा जो साइक्लिक ETS है, इस साइक्लिक ETS में चूंकि सिर्फ PS1 प्रेजेंट है, तो जहां जहां PS1 है वहां वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? चक्रीय ETS। कहां पर है PS1? खुले भागों में भी है, और ये जो ढके हिस्से हैं इन ढके हिस्सों में भी
हमें PS1 देखने को मिलता है। तो ये PS1 खुले व ढके दोनों भागों में पाया जाता है, इसलिए चक्रीय ETS खुले व ढके दोनों हिस्सों में देखने को मिलेगा। एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट एंड स्ट्रोमा लैमिनी, इन सबका हमें देखने को मिलेगा चक्रीय ETS। चक्रीय के लिए साथ साथ चाहिए PS1 है PS2। PS2 केवल मिलेगा ढके भागों पर, तो ढके पे PS2 भी है PS1 भी है, इसलिए यहां पर ओनली एप्रेस्ड पार्ट पर हमें देखने को मिलेगा यहां पर नॉन साइक्लिक ETS। बेटा नॉन साइक्लिक ETS के दौरान फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नॉन साइक्लिक ETS के दौरान ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और ये दोनों काम साइक्लिक ETS के दौरान संपन्न नहीं होते। यदि हम इनके डायग्राम को देखें तो अपन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये है P700 मॉलिक्यूल, इस P700 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जंप होंगे और वो पहुंचते हैं FRS में। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। FRS से आते हैं FD से PQ या प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाते हैं P700 में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। इस ट्रांजिशन के दौरान जब FD से PQ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब एक ATP सिंथेसाइज होती है, और जब B6 से F में जाते हैं तब एक ATP सिंथेसाइज होती है। इस तरह से चक्रीय ETS के दौरान एक बार में 2 ATP संश्लेषित हो रही हैं। तो प्लास्टोसाइनिन से होते हुए इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ गए? P700 में, जहां से निकले वहीं वापस आ गए, इसलिए इसे बोलते हैं चक्रीय ETS। जबकि अचक्रीय जो ETS रहेगा, जिसे Z स्ट्रीम भी कहा जाता है, इस Z स्ट्रीम में क्या होता है? ये है मेरे पास में P680। इस P680 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, वो पहुंचते हैं फियोफाइटिन, और फियोफाइटिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे आ जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन में। FRS FD बाईपास हो जाते हैं और ये सीधे आ जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये चले जाते हैं फिर P700 में। P700 से ये जाते हैं FRS में। FRS थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना देते हैं पर ये आ जाते हैं यहाँ FRS में, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में। यहां से आते हैं FD के पास यहां बैठा है FNR का मीनिंग क्या है? ये एक एंजाइम है, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करेगा? 2 NADP प्लस को कन्वर्ट करेगा 2 NADPH में। बोले सर इस काम के लिए H कहां से मिलेंगे? तो भाई वो H मिलेंगे, ये जो P680 रिएक्शन सेंटर है इसके पास में होता है 4H2O का फोटोलिसिस। इस फोटोलिसिस में हम यूज करेंगे मैग्नीज, कोबाल्ट, क्लोराइड, इन आयंस का यूज करेंगे। 4H प्लस 4OH माइनस, 4OH माइनस में अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए, ये न्यूट्रल हुए, न्यूट्रल होने से बन गया 2H2O NO2, और 4H प्लस यहां आ गए। इन 4H प्लस की हेल्प से यहां पर हो गया ये रिडक्शन। तो इस तरह से ये है हमारी प्रकाश अभिक्रिया। तो बेटा कल का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे केमी ऑस्मोसिस व केमी ऑस्मोटिक की थ्योरी जो है वो, प्लस डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।